अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है और जॉल्स लॉ क्या होता है। चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड जॉल्स लॉ। इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड जॉल्स लॉ। सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी की। जॉल्स लॉ को हम बाद में डिस्कस करते हैं। अगर हम बात करें इलेक्ट्रिकल एनर्जी की, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी देखें, सपोज करते हैं कि हमारे पास एक हमारे पास वाटर टैंक है और वो हाइट पर रखा हुआ हमने। इसके साथ एक और वाटर टैंक हमने कम हाइट पर रखा है, यानी कि ग्राउंड फ्लोर पर रखा है, हमने जमीन पर रखा हुआ है। अगर हम वो वाला वाटर टैंक जो कि हाइट पर है वहां से एक पाइप लेकर जो ग्राउंड फ्लोर पर रखा है उसमें रख दें, तो जितना भी इसमें लिक्विड होगा, पानी होगा, वो सारे का सारा फ्लो कर जाएगा हमारे उस वाटर टैंक में जो कि हमने ग्राउंड पर रखा हुआ है। ठीक है। इसकी रीजन ये है कि जो हाइट पर है ना वो हाई एनर्जी का है, हाई पोटेंशियल है उसमें, और जो ग्राउंड पर रखा हुआ है वो लो पोटेंशियल का है। ठीक हो गया, दोनों में ये फर्क है। तो इसीलिए जो वाटर होगा वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल खुद ब खुद बहना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से जब करंट प्रोड्यूस होती है तो वाटर जो होता है वो हाइट से गिराया जाता है नीचे कम हाइट पर, टरबाइन जिससे घूमती है और उसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है, और वही इलेक्ट्रिकल एनर्जी फिर यूज होती है हमारे डिफरेंट पर्पस के लिए। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी वही जो हम डिफरेंट पर्पस के लिए यूज करते हैं, जो जनरेटर प्रोड्यूस करता है। अगर सपोज करें, देखिए सपोज करते हैं हमारे पास दो पॉइंट है, एक पॉइंट ए है और दूसरा पॉइंट बी है हमारे पास। कोई से दो पॉइंट है। अब इन दो पॉइंट के दरमियान में जो पोटेंशियल का डिफरेंस है वो है V। सपोज कर लेते हैं। ठीक हो गया। अगर बात अंडरस्टैंड कीजिएगा, अगर पॉइंट ए से 1 कूलम चार्ज फ्लो करता है पॉइंट बी पर, तो पोटेंशियल कितना होगा? अगर 1 कूलम चार्ज फ्लो करता है तो पोटेंशियल 1 वोल्ट होगा। अगर मैं कह देता हूं जी 2 कूलम का चार्ज फ्लो करता है तो पोटेंशियल 2 होगा। अगर मैं कहूं जी 3 कूलम का चार्ज फ्लो करता है तो पोटेंशियल 3 भी होगा। अगर मैं कहूं कि मेरे पास ढेर सारे चार्ज हैं, कैपिटल क्यू, ढेर सारे चार्ज हैं, फ्लो करते हैं, तो पोटेंशियल हमारे पास हो जाएगा QV। ठीक हो गया। अब जो एनर्जी चार्ज, देखिए चार्ज यहां से मूव करेगा, यहां से एक चार्ज मूव करेगा पॉइंट ए से पॉइंट बी तक। जब चार्ज मूव करेगा तो चार्ज हमें कोई ना कोई वर्क देगा, हमें कोई ना कोई एनर्जी देगा, तो इसको हम कहेंगे एनर्जी डिलीवर्ड बाय चार्ज। हम कहेंगे एनर्जी डिलीवर्ड बाय चार्ज। तो वो एनर्जी जो चार्ज से डिलीवर होती है वो हमारे पास होगी 1V, 2V, 3V या फिर QV। क्लियर। अगर हम एनर्जी डिलीवर बाय चार्ज को लिखते हैं, एनर्जी को अगर हम लिखते हैं W के साथ, तब हमारे पास हम कहते हैं, इसी वापस आ जाए, एनर्जी डिलीवर्ड बाय चार्ज, तो वो हमारे पास हो जाएगी QV। और एनर्जी डिलीवर बाय चार्ज को हम लिखते हैं W के साथ, वो हमारे पास आ जाएगा QV। ये वो एनर्जी है W से वर्क, यानी कि जो वर्क हमें जब एक चार्ज यहां से एक पॉइंट ए से पॉइंट बी तक मूव करेगा किसी ना किसी पोटेंशियल डिफरेंस साथ, तो वो हमें कोई ना कोई वर्क करके देगा, हमें कोई ना कोई एनर्जी देगा। तो ये वही एनर्जी है। ठीक है। अगर 1Q मूव कर रहा है तो वर्क हमारे पास जो एनर्जी आएगी 1V आ जाएगी। अगर 2 कूलम चार्ज मूव कर रहा है तो एनर्जी हमारे पास 2V आ जाएगी। अगर 3 कूलम मूव कर रहा है तो हमारे पास जो एनर्जी आएगी वो 3V आएगी। अगर सपोज हमने किया कि हमारे पास ढेर सारे चार्ज हैं, कैपिटल Q हमारे पास है, तो हमारे पास जो एनर्जी होगी वो QV आ जाएगी। क्लियर। चले, ये हमारे पास फार्मूला होगा एनर्जी का। अब हमें पता है कि I इज इक्वल टू Q/T होता है, या फिर Q इज इक्वल टू I/T होता है। तो ये वैल्यू यहां पर हम पुट करते हैं, तो W इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा V मल्टीप्लाई बाय I मल्टीप्लाई बाय T। एक हमारे पास फार्मूला आ गया वर्क का। अच्छा, एक चीज याद रखें आप, इस वाले फार्मूला में और इस वाले फार्मूला में दोनों में रेजिस्टेंस नहीं है, R इसमें नहीं है, ना इसमें रेजिस्टेंस है ना इसमें रेजिस्टेंस है।
याद रखें, जब भी आप बात रेजिस्टेंस की होगी, जब भी बात रेजिस्टेंस यानी कि आर की होगी, माइंड में फौरन बात जानी चाहिए एनर्जी डेसिपेशन। क्या बात क्लिक करनी चाहिए? एनर्जी डेसिपेशन यानी कि एनर्जी लॉस, एनर्जी डेसिपेशन होनी चाहिए। जब भी रेजिस्टेंस की बात हो, आपके माइंड में फौरन बात आनी चाहिए कि यहां पर अगर रेजिस्टेंस है, इसका मतलब है एनर्जी लॉस हो रहा है, एनर्जी का लॉस हो रहा है, एनर्जी डेसिपेशन हो रही है। अब वो डेसिपेशन किस किस फॉर्म में हो सकती है? वो डेसिपेशन या तो हीट की फॉर्म में हो सकती है, या फिर वो लाइट की फॉर्म में हो सकती है, या फिर वो साउंड की फॉर्म में हो सकती है, वो कोई भी फॉर्म हो सकती है, एनर्जी लॉस होनी चाहिए। बात समझा गई? अब इन दो फार्मूला में, फार्मूला नंबर 1, फार्मूला नंबर 2 में रेजिस्टेंस है, आर है नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये तो जो फार्मूले हैं ये उस तब एनर्जी के हैं जब एनर्जी डेसिपेशन नहीं हो रही, जब एनर्जी कहीं भी लॉस नहीं हो रही, तब हमारे पास ये फार्मूला एनर्जीज के आएंगे। अब अगर हम बात करें एनर्जी डेसिपेशन की भी साथ, तो हमें पता है कि V इज इक्वल टू आई आर होता है, ठीक हो गया। तो अब हमारे पास आर आएगा, अब इस V को पुट कर देंगे इस वाले फार्मूले में, तो W इज इक्वल टू V की जगह आ जाएगा I साथ में R मल्टीप्लाई बाय I और मल्टीप्लाई बाय T, तो ये बन जाएगा W इज इक्वल टू I स्क्वायर R T। अब ये फार्मूला में क्या बता रहा है? इस फार्मूले में क्या रेजिस्टेंस है? बिल्कुल है, R है, तो इसका मतलब है कि ये फार्मूला में बताता है कि इसमें करंट का स्क्वायर है और साथ में एनर्जी डेसिपेशन भी है। तो ये फार्मूला हम तब यूज करेंगे अपने न्यूमेरिकल्स में जब एनर्जी डेसिपेशन भी हो रहा होगा। इसको मजीद हम चेंज कर सकते हैं, इसी फार्मूले को पकड़ लें, V इज इक्वल टू आई, पहले हमने ये पुट किया था, अब I की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ये बन जाएगा V बाई R। तो फार्मूला हमारे पास W इज इक्वल टू V मल्टीप्लाई बाय I मल्टीप्लाई बाय T। ये फार्मूला में दोबारा लिखा है मैंने, तो वैल्यूज पुट करें, I की वैल्यू यहां पर पुट करेंगे, तो बन जाएगा W इज इक्वल टू V मल्टीप्लाई बाय, इसकी जगह आ जाएगा V ओवर R मल्टीप्लाई बाय टाइम, तो W इज इक्वल टू V स्क्वायर डिवाइड बाय R मल्टीप्लाई बाय टाइम, ठीक हो गया। और ये फार्मूला नंबर 3 और फार्मूला नंबर 4, 3 और 4 दोनों ये बता रहे हैं जो 3 है वो है इन द फॉर्म ऑफ करंट, और जो 4 है वो है इन द फॉर्म ऑफ वोल्टेज। देखिए इसमें करंट है, इसमें वोल्टेज है, बाकी टाइम जो दोनों में है। फार्मूला नंबर 1 और फार्मूला नंबर 2 ये दोनों बता रहे हैं कि एनर्जी डेसिपेशन नहीं होगी, जबकि 3 और 4, 3 जो है वो करंट की फॉर्म में, 4 जो है वोल्टेज की फॉर्म में। ये हम तब यूज करेंगे जब एनर्जी डेसिपेशन हो रही होती है, ठीक है। और एनर्जी डेसिपेशन कब होती है? जब रेजिस्टेंस होती है। देखिए इसमें रेजिस्टेंस है, इसमें भी रेजिस्टेंस है, तो एनर्जी डेसिपेशन तब होती है जब एनर्जी जब रेजिस्टेंस होती है। अब आए जॉल्स लॉ पर। जॉल्स लॉ में कहता है, जॉल्स लॉ ये कहता है कि जो एनर्जी डेसिपेशन होती है, द अमाउंट ऑफ हीट इज जनरेटेड, जो हीट प्रोड्यूस होती है। अच्छा देखिए फॉर्मूला नंबर 3 और 4 इसमें एनर्जी डेसिपेशन हो रही है, इसका मतलब है एनर्जी डेसिपेशन होने का मतलब है एनर्जी लॉस हो रही है, तो जो वायर होगी वो गर्म हो जाएगी। चार्जर लगा रहे ना सारी रात चार्जिंग पे, तो सुबह उठकर अगर हम चार्जर उतारे तो उसका जो अडॉप्टर होता है ना वो गर्म हो जाता है। इस्त्री, हम कपड़े इस्त्री कर रहे हैं तो उसकी वायर होगी, थोड़ी देर बाद वो गर्म हो जाएगी। गर्म होने का मतलब है कि उसमें रेजिस्टेंस ही, उसमें उसके हीट प्रोड्यूस हो रही है, उसमें हीट प्रोड्यूस होना यानी कि एनर्जी लॉस हो रही है। वही कह रहा है कि जो अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होगी इज इक्वल, वो इक्वल किसकी होगी? वो इक्वल होगी स्क्वायर ऑफ करंट, स्क्वायर ऑफ करंट स्क्वायर ऑफ करंट और रेजिस्टेंस एंड टाइम ड्यूरेशन, ठीक हो गया, क्लियर। वो कहते हैं जो एनर्जी जनरेट होगी किसी भी वायर में, किसी भी सिस्टम में, वो तब होगी जब उसमें रेजिस्टेंस इंक्लूड होगी, ठीक हो गया। और वो जो हीट प्रोड्यूस होगी ना, इनफैक्ट वो एनर्जी डेसिपेशन होगी। तो यही जॉल्स लॉ है। तो जॉल्स लॉ यही कहा था कि जो एनर्जी जनरेट होती है डेसिपेशन ऑफ एनर्जी की वजह से, वो इक्वल होती है स्क्वायर ऑफ करंट, टाइम रेजिस्टेंस एंड टाइम ड्यूरेशन, जितने टाइम के लिए वोल्टेज या करंट में फ्लो करता है।
ठीक हो गया। तो ये हमारे पास था इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो कि हमने डिस्कस किया और जॉल्स लॉ। अगर इससे रेलेवेंट कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।